हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनल रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूके ट्रिपल एस सी ने 398 पोस्ट पे उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए यहाँ पे भर्ती निकाल दी है। और इसकी एग्जाम डेट जो है 23 अगस्त है फिलहाल, टेंटेटिव। जो नोटिफिकेशन में दे रखी है, आप सभी को पता लग गया होगा अभी तक। आज है 17 जून और 23 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। कैलेंडर यहाँ पे उठा के देख लीजिए, उंगलियों पे दिन गिने चुने बचे हुए हैं। ठीक, टाइम बहुत लिमिटेड है और हमारे पास खोने के लिए एक भी दिन शेष नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे यह है कि आयोग ने डिटेल सिलेबस दे दिया है, जो कि 140 अंकों का होने वाला है। टोटल संपूर्ण योग 140 है, जिसमें बात करेंगे हम इस सिलेबस की। तो इतने कम समय में इसे पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जो लोग इस बड़े सिलेबस को देख के घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, उनके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल डेली क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, अब जैसे इस क्लास में आज की यहाँ पे मात्र 15 क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्लास में 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। किसी क्लास में ज़्यादा मिलेंगे, किसी चैप्टर में कम मिलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा चैप्टर कौन सा है और चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, और ये सीरीज की बात बता दूं मैं, यहाँ पे ऐसे मिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन दे दिए मिक्स क्वेश्चन, वहाँ पे जो सब सब्जेक्टों की खिचड़ी बन जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। बिल्कुल क्या है, लीक से हटकर चलना है और सीधे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। हमारी जो ये सीरीज चलेगी उसकी खासियत यही होगी कि हम क्या करेंगे, सिलेबस को पकड़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक, यानी कि सिलेबस से स्टार्ट करके यहाँ पे हम धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे हम टॉपिक कवर कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, किसी को जो टॉपिक है, जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट है वो पढ़े ना हो, जैसे कि अन्य राज्य के यहाँ पे दे रखा है सिलेबस में, अन्य सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित यहाँ पे 14 अंक वाले दे रखे हैं। तो हम सब क्या करेंगे, डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। यहाँ पे हम जैसे आज तो चलो पहली क्लास है, तो आज हम सामान्य हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, भाषा एवं हिंदी भाषा। ये बहुत इजी शुरुआत है। तो यहाँ पे जो भी, अगर इस चैप्टर को बहुत टाइम से खोला नहीं है, वैसे तो सब लोग तैयारी में हैं तो चलते रहता है रिवीजन, तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन नहीं होंगे मात्र, उससे जुड़े हुए फैक्ट भी होंगे, जो कभी कभी एग्जाम में हमें, नॉर्मली हम पढ़ते हैं इजी तो रहते हैं, लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज आ जाते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। वो बस रिवीजन के चक्कर में होता है, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, या हम अपने नोट से पढ़ते रहते हैं और उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन या टेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मात्र एक वीडियो में डेली आएगी, एक एक वीडियो हर रोज एग्जाम तक। वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और इसके लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि जो अगले दिन का जो होगा, आज तो डे 1 है, अगले दिन का जो चैप्टर होगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि कल को कौन से चैप्टर से हम एमसीक्यू उठाएंगे। और ये जो एमसीक्यू 15 हैं वो हमारे टोटल रहने वाले हैं, जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। क्योंकि देखो 140 क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। अगर हम हर टॉपिक के 15 से 20 से 30 35 क्वेश्चन भी अगर हम टच करते हुए चलते हैं, तो हमारे माइंड में रहेगा कि हमने सारा कवर क्या कर लिया है। क्योंकि हम देखो कंटिन्यू तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारा रिवीजन होता है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा और हम गलत कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी इस डेली सीरीज का एकमात्र मोडी यही है कि 23 अगस्त से पहले सिलेबस के एक एक टॉपिक को क्वेश्चन के जरिए आपके दिमाग में ऐसे बैठा दिया जाए कि एग्जाम हॉल में आपके चेहरे पर यहाँ पे सिकन ना हो, यानी कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, और अगर आप खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो बिना एक भी दिन मिस किए इस सीरीज से जुड़ जाइए। तो चलिए कलम उठा लीजिए, बिना एक सेकंड वेस्ट किए क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सौरसेनी अपभ्रंश से। बात करेंगे सौरसेनी अपभ्रंश की, तो इससे पश्चिमी हिंदी
राजस्थानी और गुजराती उपभाषाओं का यहाँ पे विकास हुआ है। आधुनिक जो खड़ी बोली है जो कि आज की मानक हिंदी है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करेंगे मागधी अपभ्रंश की। तो यहाँ पे इसे बिहारी हिंदी जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगाली, उड़िया और असमी भाषाओं का यहाँ पे विकास हुआ है। मागधी क्षेत्र के मागधी अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो अर्ध मागधी की बात करेंगे तो इससे पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का यहाँ पे विकास हुआ है और ये सौरसेनी और मागधी के बीच का रूप है। और डी ऑप्शन जो है वो खस अपभ्रंश है। तो यहाँ पे बात करें इसकी तो इससे पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी गढ़वाली, इसका विकास यहाँ पे माना जाता है खस अपभ्रंश से। क्वेश्चन आ जाएगा कि पहाड़ी या कुमाऊनी गढ़वाली भाषा जो भाषा है उपभाषा है उसका विकास किससे माना जाता है तो खस अपभ्रंश से माना जाता है और इस पर भी क्या है सौरसेनी का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। तो यह कहा है अनुच्छेद नंबर 373 में। यहां पे बात करेंगे तो यहां पे 371 आर्टिकल नंबर 373 ए के अंतर्गत यहां पे संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है और लिपि इसकी देवनागरी है। साथ ही अंकों का रूप क्या है अंतरराष्ट्रीय रूप यहाँ पे होता है। और यहाँ पे 300 आर्टिकल नंबर 344 की बात करेंगे तो इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और संसद की राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। यानी कि राजभाषा आयोग, ठीक, और संसद की जो राजभाषा उसकी समिति का गठन हुआ है। और यहाँ पे बात करेंगे जो फर्स्ट राजभाषा आयोग है 1955 में, ठीक, 1955 में बीजी खेर, ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे, जो कि ये बीजी खेर को बोलते हैं बाल गंगाधर खरे, ठीक है, इनका पूरा नाम है खेर। ठीक, यहाँ पे बात करेंगे इसको याद कैसे करें तो अनुच्छेद 344 में डबल 4 है तो ये राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का यहाँ पे गठन की बात हुई है। और जो पहला जो राजभाषा आयोग था उसका गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था बीजी खेर की और 1955 ऐसे याद करना। ठीक है, 44 में अनुच्छेद 44 में राजभाषा आयोग का गठन है और 55 में क्या है पहला यहाँ पे अध्यक्षता हुई थी राजभाषा आयोग की। और उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 3, 4, 5 की यानी कि 345 की। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस आ रहा है ना 3, 4, 5 तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, मतलब कि कुछ भी लगा लो ट्रिक। और ये किसकी बात करता है, ये करता है राज्यों की यानी कि स्टेट्स की राजभाषा या उससे संबंधित प्रावधान। और इसके तहत कोई भी राज्य क्या है अपनी स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा चुन सकता है। याद रखना स्थानीय भाषा को, ठीक है, स्थानीय भाषा को अपनी राजभाषा यहाँ पे चुन सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 345 के तहत। और बात करेंगे इसमें 351 तो इसमें हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए केंद्र सरकार को विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषा का क्या है विकास और प्रसार की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और कौन करता है इसका विकास और प्रसार हिंदी भाषा का, केंद्र सरकार की तरफ से होता है, केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक, और यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा है, 14 सितंबर इंपोर्टेंट फैक्ट है 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था, राजभाषा का दर्जा मिला था यहाँ पे हिंदी भाषा को। ठीक है, हिंदी को, ठीक, राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए हर साल क्या करते हैं 14 सितंबर को क्या करते हैं राष्ट्रीय राजभाषा दिवस, ठीक, दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे एक दिवस और मनाया जाता है जो कि है 10 जनवरी को क्या बनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इजी है। बाकी हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आती है। तो आपने वैसे अच्छे से पढ़ रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे जो कि पश्चिमी हिंदी के अंदर नहीं आती बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है। तो यहाँ पे 5 उपभाषाएं आती हैं जिसमें पहला है ब्रजभाषा, दूसरी खड़ी बोली, इसको कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी, और तीसरी है बुंदेली। ठीक, इसके बाद बात करेंगे तो चौथी कौन सी है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, चौथी है बांगरू। ठीक, बांगरू यहाँ हरियाणा साइड में बोली जाती है, हरियाणवी भी बोलते हैं, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी बांगरू को भी बोलते हैं। और 5वीं जो है वो है कन्नौजी। ठीक, कन्नौज साइड की है कन्नौजी।
यहाँ पे देख लेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, बाबू खाता कड़वा पेड़, ये पश्चिमी हिंदी के लिए बना रखी है। तो बाबू में जो है बांगरू और बुंदेली है, ठीक, बाबू बुंदेली, बांगरू बुंदेली हो गई। खाता में है खड़ी बोली, और कड़वा से है कन्नौजी, और बेर से ब्रज, ठीक। तो ऐसे ट्रिक बना रखी है। और बात करेंगे बघेली की, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है, यानी कि बुंदेलखंड, ठीक है। बघेली क्या है, बुंदेलखंड, ठीक, क्षेत्र की है। जिसमें यहाँ पे देखें बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। झांसी आता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी एक एरिया याद होना चाहिए कि ये नीचे साइड है, उत्तर प्रदेश का जो नीचा हिस्सा है, यानी कि साउथ साइड, वहाँ का है, ठीक है। झांसी आ गया, जालौन आ गया, महोबा, महोबा और सागर, ठीक, महोबा सागर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्षेत्र हैं, यहाँ की बुंदेलखंडी बोली है, ठीक। और ये जो प्रसिद्ध आला खंड है ना, आल्हा खंड, इसी उपबोली यानी कि बघेली का ही क्या है, एक सेकेंड, आला खंड जो है बघेली का ही क्या है, एक उपबोली का ही, जो कि बनावरी है, बनाफरी, इस लैंग्वेज में लिखा गया है आलाखंड। तो इंपॉर्टेंट है आलाखंड, सीधे सीधा जाएगा। आलाखंड किस उपभाषा में लिखा गया, तो बघेली बनाफरी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं, एज यू नो, सभी को पता है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ बोली जाने वाले कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब इसे भी क्या है ना, 2 उपभाषाओं में, मतलब कि 2 क्या है यहाँ पे विकल्पों में, 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला मध्य पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, इसके अंतर्गत आती है गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है, गढ़वाली कुमाऊनी। और दूसरी जो है वो है पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ठीक। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, इसके अंतर्गत आती है जौनसारी और सिरमौरी, सिरमौरी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। बात करेंगे यहाँ पे पूर्वी हिंदी की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, अवधी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, भोजपुरी, ये तो देखो भोजपुरी ये सभी को पता ही होंगे, भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है, ठीक, मैथिली। तो ये 3 जो उपभाषाएं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सरकारी कामकाज की वो भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कार्यों के लिए यहाँ पे स्वीकृत किया गया है, वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है राजभाषा, ठीक है, सरकारी कामों के लिए। यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। यहाँ पे देखें सरकारी कामकाज या प्रशासन या न्यायपालिका के कार्यों के लिए संविधान द्वारा स्वीकृत, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा स्वीकृत की गई है। बात करेंगे राष्ट्रभाषा की, तो ये भाषा जो किसी देश की बहुसंख्यक यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है और पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान होती है, उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। और यहाँ पे बात करेंगे, एक पॉइंट नोट कर लेना, भारत की कोई भी यहाँ पे संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है, और हिंदी यहाँ की क्या है, राजभाषा है, ठीक है। जो हिंदी है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो कभी देशभक्ति के नाम पे यहाँ पे राष्ट्रभाषा के नाम पे हिंदी टिक मत कर लेना, ठीक है। नो ऑफ यहाँ पे राष्ट्रभाषा नथिंग, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक। और तीसरे ऑप्शन की बात करें संपर्क भाषा की, तो यहाँ पे 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं आपस में जब बात करते हैं, बातचीत करने के लिए जिस भाषा यानी कि जिस अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच में, उनका जो प्रयोग किया जाता है वो भाषा का, उसको बोलते हैं संपर्क भाषा, यानी कि आपस में कनेक्शन बैठा रहे हो, ठीक है, बात करके, तो उनको संपर्क भाषा बोले जाते हैं। और यहाँ पे मातृभाषा की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे बालक अपने जो छोटे बच्चे होते हैं अपने परिवार और माता पिता से जो भाषा सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा को सीखते हैं, ठीक है, मातृभाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाली बोली की कौन सी उपबोली मुख्य रूप से चमोली और पौड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ पे दसौलिया बोली यहाँ पे उपबोली बोली जाती है गढ़वाली बोली की उपबोली के अंतर्गत। यहाँ पे दसौली परगने के और पौड़ी के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे उपबोली बोली जाती है दसौलिया, ठीक है। बात करेंगे राठी, ऑप्शन नंबर 1 है राठी। तो ये पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी के राठ क्षेत्र से, ठीक है, पौड़ी के राठ क्षेत्र से
जो कि थलीसैंड इस इत्यादि में बोली जाने वाली गढ़वाल की एक उपबोली है। बात करेंगे सलानी, तो सलानी कहाँ की है? ये पौड़ी की ही है, सलाण क्षेत्र की, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की सलाण क्षेत्र की है, ठीक, जो कि कोटद्वार कोटद्वार और कण्वाश्रम कण्वाश्रम के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और इस बोली पे मैदानी भाषाओं का भी प्रभाव यहाँ पे दिखता है। नागपुरिया बोली की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जिले के नागपुर यानी कि रुद्रप्रयाग जिले के नागपुर परगने और चमोली के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिख लेना, जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन, इन्होंने क्या करा था, जो गढ़वाली भाषा थी, गढ़वाली भाषा, इनको 7 उपबोलियों में यहाँ पे विभाजित किया हुआ था, उपबोलियों में विभाजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सरकारी पत्र, ज्ञापन या प्रतिवेदन पर लिखी जाने वाली जो संक्षिप्त राय या निर्देश है, इसको कार्यालयी हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है टिप्पण, ठीक है। यहाँ पे किसी भी कार्यालय या सरकारी पत्र, ज्ञापन के, इस पे क्या करते हैं ना, कोई जैसे फाइल होती है उस पर विचाराधीन मामले होते हैं, उनको निपटाने के लिए जो छोटे छोटे राय, सुझाव या निर्देश लिखे जाते हैं उसको टिप्पण कहते हैं, इंग्लिश में इसको नोटिंग कहते हैं, ठीक है, नोटिंग कहते हैं। और इसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? टिप्पणीकार कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए है प्रारूपण। प्रारूपण को मसौदा भी बोलते हैं, मसौदा, और इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग बोलते हैं, DRAF, ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, ये किसी भी पत्र या कच्चे या प्रारंभिक रूप यानी कि जो स्टार्टिंग होती है उसको, उसका रूप जो है, फर्स्ट रूप क्या होता है, उसको तैयार करना, ठीक, उसको ड्राफ्ट करना, इसको आलेखन करना, उसको कहते हैं प्रारूपण, ठीक, मसौदा या ड्राफ्टिंग कहते हैं। बात करेंगे तीसरा है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है? ये सरकार द्वारा समाचार पत्रों में, यहाँ पे नोटिस टाइप का होता है, ठीक है, इसको सरकार द्वारा भेजे जाने वाली है आधिकारिक सूचना होती है। और प्रतिवेदन क्या होती है? प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, रिपोर्ट, ठीक। यहाँ पे कोई घटना होती है या किसी काम की योजना या जांच के बाद जो तैयार किया गया डिटेल में विवरण होता है उसको रिपोर्ट, प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। और इसको कौरवी भी बोला जाता है, कौरवी, ठीक, लेकिन इसको कौरवी नाम किसने दिया है? तो ये दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है, सांकृत्यायन जी ने। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा की, तो ये मध्यकाल में साहित्य की सबसे प्रचलित यहाँ पे भाषा रही थी, जिसमें सूरदास हो गए, सूरदास, रसखान और बिहारी जैसे आदि जो प्रमुख रचनाएं थी इनकी यहाँ पे इसी भाषा में थी, रसखान भाषा में, ठीक है। बात करेंगे बांगरू की, तो यहाँ पे इसे हरियाणवी भी कहा जाता है, अभी बताया है। इस पे जाटू और द्रविड़ भाषा का यहाँ पे प्रभाव यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे खड़ी बोली का क्षेत्र देख लेंगे, इसकी बात कर लेंगे फिर से। तो यहाँ पे इसका क्षेत्र है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली के आसपास जो है बोलते हैं खड़ी बोली, तो यहाँ पे इनका क्षेत्र है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देवनागरी लिपि का जो विकास है किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से, देवनागरी का विकास। बात करेंगे इसकी, तो ब्राह्मी लिपि जो है ना, उसमें भारत की जो अधिकांश लिपियां हैं उसकी जननी ही कौन है? ब्राह्मी लिपि है। बात करेंगे इसके बाद खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि क्या है? ये प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम, जो कि गांधार क्षेत्र था, ये भारत का है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में गांधार क्षेत्र था, ठीक है, गांधार क्षेत्र, तो यहाँ की ये खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी। ये देवनागरी के विपरीत लिखे जाने वाली लिखी थी। जैसे देवनागरी होती है, यहाँ से लिखते हैं यहाँ को, यानी कि पेज है मान लो, तो यहाँ से बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है उसका जो क्रम है वो दाएं से बाएं है, यानी कि उल्टा क्रम होता है। और जो सम्राट अशोक है उनके कुछ शिलालेख भी इस लिपि में मिलते जुलते हैं। बात करेंगे तीसरी जो लिपि है, रोमन लिपि है। यह लिपि किसकी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि जो यूरोपीय भाषाएं हैं, यानी कि मूल रूप से यूरोपीय भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। और फारसी लिपि की बात करें यहाँ पे, तो उर्दू और सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषाएं और उर्दू भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं, जो कि सेम चलती हैं खरोष्ठी की तरह, दाएं से बाएं, ठीक, राइट से लेफ्ट,
ठीक है, पेज के, ठीक है। और यहाँ पे देवनागरी की बात कर लें तो इसकी विशेषता क्या है ना, ये अक्षरात्मक है यानी कि सिंबलिक है, SYM, सिलेबिक है, सिलेबिक, ठीक है, सिंबलिक नहीं सिलेबिक है। ये वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि साइंटिफिकली है, और इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और ये बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे अभी इससे पहले भी डिस्कस हुआ था, अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास और विकास के लिए निर्देशों का वर्णन केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 351 यहाँ पे ये याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 348, तो इसके तहत उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद और विधानमंडल जितने भी यहाँ पे हैं विधेयक और अधिनियम इसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनकी जो भाषा होती है मुख्य रूप से यहाँ पे अंग्रेजी होती है, ये यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद नंबर 348 के तहत। बात करेंगे 350 कौ की, ठीक है, 350 कौ इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा है इसमें शिक्षा की सुविधा की गारंटी यहाँ पे देते हैं, शिक्षा की सुविधा, ठीक है, इसकी यहाँ पे गारंटी देते हैं अनुच्छेद 350 कौ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा की चौगरखिया उपबोली मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है अल्मोड़ा जिले में। इसकी हम बात कर लेंगे, जो चौगरखिया बोली है इसकी उपबोली है जो है अल्मोड़ा के चौगरखा परगने में बोली जाती है। बात करेंगे यहाँ पे पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में उत्तराखंड जो ये कुमाऊनी की उपबोली है ये यहाँ पे मुख्य रूप से सौरियाली, सिराली भी बोलते हैं, और अस्कोटी और जोहार, ठीक है, जोहारी उपबोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे नैनीताल में, तो यहाँ पे नैनीताल में और भीमताल के आसपास मैदानी और पहाड़ी मिश्रित हो जाती है, जो कि यहाँ पे कुमैया का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और बागेश्वर में बोली जाती है दानपुरिया उपबोली, ठीक है, दानपुरिया उपबोली, यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे नोट कर लेना, जो कुमाऊनी उपभाषा है इसको चार, ठीक है, एक सेकेंड, चार यहाँ पे उपबोलियों में यानी कि उपबोली नहीं 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है। और जो चौगरखिया पूछा गया है, चौगरखिया कहाँ की है, पूर्वी कुमाऊनी की बोली है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सरकारी विभागों द्वारा किसी महत्वपूर्ण निर्णय, सूचना, आदेश इसको जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र में जो आलेख प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं विज्ञप्ति, ठीक है, या प्रेस नोट भी इंग्लिश में इसको बोला जाता है, और प्रेस रिलीज भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक। अधिसूचना की बात करें तो इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं, नोटिफिकेशन, ठीक है, जो आपके फोन में भी आता है नोटिफिकेशन, ऐसे यहाँ ध्यान रखना। अधिसूचना ये क्या करते हैं ना, ये क्या होती है अधिसूचना, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी होती है, और इसे अनिवार्य रूप से सरकारी गजट यानी कि जो राजपत्र होता है, देखा होगा आपने, अगर बहुत से लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, राजपत्र क्या होता है, सरकारी गजट, इसमें प्रकाशित यहाँ पे किया जाता है। ये नियमों, नियुक्तियों, तबादलों और यानी कि नियम, नियुक्ति और तबादले इसके लिए होते हैं, और बहुत से काम होते हैं इसके, तो अधिसूचना इस चीज के लिए होती है। कार्यालय आदेश की बात करेंगे तो ऑफिस ऑर्डर इसको बोला जाता है, ऑफिस ऑर्डर। ये किसी मतलब कि एक जो इंडिविजुअल कार्यालय या ऑफिस होता है उनके कर्मचारियों को आंतरिक अनुशासन, छुट्टी, दायित्व उनके काम के लिए जारी यहाँ पे किया जाता है। और अनुस्मारक की बात करें, रिमाइंडर की, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई पुराने भेजे गए पत्र हैं उनकी याद दिलाने के लिए ये अनुस्मारक यहाँ पे भेजा जाता है, ये रिमाइंडर इसको बोलते हैं, रिमाइंडर, DR रिमाइंडर, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जौनसारी बोली उत्तराखंड के किस क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय बोली यहाँ पे है। तो जौनसारी जो क्षेत्र बोली है वो देहरादून का जौनसार भावर क्षेत्र की उपबोली यहाँ पे है, स्थानीय बोली है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, चक्राता, कालसी, त्यूनी, ये तहसीलें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये पश्चिमी पहाड़ी भाषा का यह परिवार है। अभी बताया था इससे पहले, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, ठीक। और बात करें पुरोला क्षेत्र की, तो ये उत्तरकाशी जिले के क्षेत्र में, उत्तरकाशी
जिले में आता है और ये रवाई क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रवाल्टी, ठीक है, रवाल्टी बोली यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो पुरोला क्षेत्र की बात करें तो कहाँ था, उत्तरकाशी में, और रवाल्टी यहाँ पे बोली बोली जाती है। कोटद्वार क्षेत्र की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन सा कहा जाता है, काठ गोदाम को। ठीक है, काठ गोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। तो कोटद्वार की बात करेंगे, काठ गोदाम को कोटद्वार की बात करें यहाँ पे, तो ये सलानी जो गढ़वाली है और मैदानी मिश्रित भाषा यहाँ पे देखी जाती है। धारचूला की बात करेंगे तो ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और भोटिया जनजाति जो है, भोटिया जनजाति, ठीक है, इसकी उपबोलियां जैसे कि ब्यासी, चंदौसी और रोंगबा। ठीक है, ब्यासी, चंदौसी, चौंदासी, ठीक है, चौंदासी और रोंगबा, रोंगबा यहां की क्या है, उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अभी बताया इससे थोड़ी देर पहले। अब इसको याद करने की ट्रिक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, और ट्रिक है यहाँ पे ए बी और सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आप सभी को पता है, अभी बताया, भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। और यहाँ पे बात करेंगे अवधी, ठीक है, अवधी का जो महत्व है ये सूफी काव्य है। ठीक, अवधी का महत्व की बात करें तो सूफी काव्य कौन है, जैसे कि जायसी की पद्मावत, भक्ति काव्य जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस, इसकी जो मुख्य रचना है वो भी अवधी भाषा में ही हुई है। इसके बाद बात करेंगे राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, अब इसका भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है, देख लेते हैं राजस्थानी की भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बना लिया मैंने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी में आती है जयपुरी और ढूंढाली, और पश्चिमी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, उत्तर में आती है मेवाती, और दक्षिण में मालवी आती है। और अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, कार्यालयीय पत्रों में जब किसी पूर्व पत्र का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला जो पत्र है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुस्मारक, रिमाइंडर हमने बता दिया है। और परिपत्र की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर। और ये होता क्या है ना, जब कोई एक सरकारी निर्देश होता है या सूचना होती है या आदेश होता है, वो एक साथ कई विभागों में या उसके जो अधीनस्थ कार्यालय होते हैं उनमें भेजा जाता है, तो उसे परिपत्र यानी कि सर्कुलर या गस्ती पत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, गस्ती पत्र, ठीक, सर्कुलर। बात करेंगे इसके बाद अर्ध सरकारी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। बात करेंगे इसमें जब दो सरकारी अधिकारियों के बीच किसी अत्यंत महत्वपूर्ण या गोपनीय कार्य के संबंध में औपचारिक या व्यक्तिगत स्तर पर बात होती है, यानी कि अर्ध सरकारी में क्या होता है, जैसे ए और बी, ये दोनों अधिकारी हैं, ये आपस में यहाँ पे ऑफिशियल या कार्यालय आदेश या अपने जो वो होता है व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, तो इस बातचीत को यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से होती है। और इस जो अर्ध सरकारी पत्र है इसमें क्या होता है ना, उत्तम पुरुष में बात होती है, यानी कि जो मैं होता है उत्तम पुरुष, उसमें बात होती है। बात करेंगे इसके बाद शासनादेश की, जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के जो नीतिगत निर्णय होते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए जो यहाँ पे आधिकारिक पत्र जारी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शासनादेश, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से, पहले टॉपिक से रिलेटेड थे। हमने आंसर नहीं रटे बल्कि इस पूरे टॉपिक को लाइव पोस्टमार्टम किया, ट्रिक्स के माध्यम से या कैसे कह लो माइंड मैप बना के या लोकेशन दिखा के। अब इसको हम और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे आने वाले टाइम पे। और अब बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक की, ठीक है। यहाँ पे कल का जो टॉपिक है वो है सामान्य हिंदी का ही उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी की हम बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम
उससे अगले दिन का। तो ऐसे हमने डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हमने कवर करने हैं। और ये हिंदी जो है, हिंदी हमारी 7 से 8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप यही वीडियो देखो, बाकी अपना रिवीजन भी करते रहो और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो। हालांकि हम पूरे सब्जेक्ट को करेंगे 23 अगस्त से पहले पहले, यानी कि हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट। फिर भी आप सिंगल सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, हालांकि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कल क्या करना, आप दिन भर इस टॉपिक को, नोट्स को अपने बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना। और कल को हम मिलेंगे इस 20 से 25 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें डीप एनालिसिस के साथ। खुद पे भरोसा है तो अभी कमेंट करिए और यहाँ पे अटेंडेंस भी लगा लो कि कल का टारगेट यहाँ पे लॉक हो चुका है हमारा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं यहाँ पे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।